हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर अर्थात WWF एक संस्था है जो कि पर्यावरण के संरक्षण और इसके संवर्धन के लिए कार्य करती है। अर्थात ये जंगलों को बचाने की और साथ में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने की बात करती है। ये एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, जो कि 2024 में हाल ही में कुछ समय पहले रिलीज की गई थी। और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि बीते 50 वर्षों में जो जैव विविधता है इसमें लगभग 73% की कमी आई है, जो कि बहुत बड़ा डेटा है। और याद रखिएगा, इस रिपोर्ट में एक प्रकार की चेतावनी भी दी गई थी कि भाई अभी भी मानव यदि इसको बचाने के लिए उत्साहित नहीं हुआ या फिर इस पूरी बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए आगे नहीं आया तो आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम मानव को ही भुगतना पड़ सकता है। अब जरा देखिए कि हम बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए कितने प्रयास करते रहते हैं और बेसिकली हम बायोडायवर्सिटी एनवायरनमेंट के बारे में कितना जानते हैं। और कितना जानते हैं आप इस न्यूज से अंदाजा लगाइए कि जो मध्य अफ्रीका वाला क्षेत्र है, यहां पर जो कांगो बेसिन वाला एरिया है, एग्जैक्टली ये कहां पर आता है, जरा मैं इसकी लोकेशन बता दूं भाई कि एग्जैक्टली ये आपको दिखाई देगा। यह है अफ्रीका का मैप और अफ्रीका के मैप में यह वाला जो एरिया है यह है हमारा कांगो बेसिन वाला क्षेत्र। अर्थात यहां पर आपको दिखाई देता है कांगो देश, इसके बाजू में आपको दिखाई देगा डेमोक्रेटिक कॉन्गो वाला रीजन, यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाला क्षेत्र। यहीं पर आपको कैमरून और साथ में जो इक्वेटोरियल गिनिया वाला एरिया है वो भी यहां देखने के लिए मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो ग्रीनली वाला क्षेत्र है इसको काउंट किया जाता है कांगो बेसिन वाले रीजन में। और अधिक एनालिसिस में जाएं तो यहां पर जितने भी छोटे छोटे देश दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यह है गैबोन, यह है कॉन्गो वाला क्षेत्र, यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, थोड़ा सा उत्तरी अंगोला वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल किया जाता है, यह है इक्वेटोरियल कॉन्गो वाला रीजन। एक्चुअली हम इसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यह विश्व का दूसरा सबसे सघन सदाबहार वनों में काउंट किया जाने वाला क्षेत्र है। और इसी के बारे में आज की यह न्यूज इंपॉर्टेंट है कि यह जो मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन वाला क्षेत्र आता है, यहां पर 2013 से लेकर 2024 के मध्य में जो स्टडी की गई है, इन स्टडीज में पाया गया है कि वनस्पतियों और जीवों अर्थात फ्यूना और फ्लोरा की लगभग 742 प्रजातियों की खोज की गई है। अब जरा ये सुनने में हमको और लग रहा है कि भाई 742 नई प्रजातियों की खोज की गई है। तो जिस संस्था का मैंने पहले जिक्र किया अर्थात WWF, उसी ने यह अध्ययन किया है और उसने यह अध्ययन करके बताया है कि जी हां सर, यहां पर 742 नई प्रजातियों को खोजा गया है। अब ये जो प्रजातियों की खोज की गई है इनमें पौधों की लगभग 430 प्रजातियां हैं, आकशेरुकीय जीवों की लगभग 140 हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के आकशेरुकीय जीवों को शामिल किया गया है। मछलियों की 96 प्रजातियां हैं, उभयचरी जीवों की लगभग 22 प्रजातियां, सरीसृप की लगभग 42 प्रजातियां, पक्षियों की 2 और साथ में स्तनधारी जीवों की 10 प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा एक बंदर की भी यहां पर खोज की गई है जिसको स्थानीय भाषा में लैसुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैसुला कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि यह बंदर की कोई नई प्रजाति पहली बार खोजी गई हो, 1984 के बाद से यह दूसरी बार है कि किसी बंदर की कोई नई स्पीसी आपको देखने के लिए मिल रही हो। ये बेसिकली जिस एरिया में पाई जाती है अर्थात कांगो बेसिन वाले क्षेत्र में, यहां हम बोल रहे हैं कि ये नई स्पीसीज है, अर्थात ये 742 नई प्रजातियां हैं। ये वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये दावा किया है WWF ने कि भाई यहां के जो स्थानीय लोग हैं हो सकता है कि उनके लिए यह पहले से ही ज्ञात प्रजातियां हों। चूंकि इनका मानवों द्वारा अध्ययन नहीं किया गया था, साइंटिफिक रिसर्च इस पर नहीं की गई थी, और इसीलिए हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ये 742 न्यू स्पीसीज है। इसका मेन कारण है कि ये जो कांगो बेसिन है ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सदाबहार वनों में काउंट किया जाता है आफ्टर दी अमेजन। और ये जो कांगो बेसिन वाला एरिया है, मानव के द्वारा अर्थात जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वहां मानव के द्वारा जो सबसे कम शोध किया गया स्थान है उनमें से एक माना जाता है। बेसिकली जितने भी सदाबहार वन रहते हैं यहां का पूर्ण अध्ययन अभी तक नहीं किया गया, अर्थात इसके अंदर
ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां विद्यमान हैं और किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र यहां पर विद्यमान है, यह अभी तक हमको नहीं पता है। हो सकता है कि ये 742, ये तो हमको डेटा मालूम चला है, ये तो हमने काउंट किया है, इससे भी ज्यादा रहस्यमयी प्रजातियां यहां पर मौजूद हों। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये जो कांगो बेसिन वाला क्षेत्र है, ये अभी तक सबसे कम शोध किए गए स्थानों में से एक है। और इसी के साथ, और शायद यही कारण है कि अभी तक इस पर शोध नहीं किया गया और इसीलिए अभी तक ये संरक्षित है। परंतु ये जो 742 नई प्रजातियों को खोजा गया है, इसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि सर ना जाने कांगो बेसिन अपने अंदर और क्या क्या रहस्य छुपाए रखा हो, अर्थात इसको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। कारण यह है कि जिस एरिया में ये आता है वहां पर विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रियल काम चल रहे हैं, जैसे यहीं का एक क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है कसाई। यहां पर आपको डायमंड रिसर्च सेंटर देखने के लिए मिलेगा और डायमंड रिसर्च सेंटर होने के कारण आसपास के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है और उसके कारण ये जो कांगो बेसिन है इनको लगातार कट किया जा रहा है। तो भाई ये जो न्यूज है इसका इससे क्या लेना देना है? एक्चुअली डायरेक्टली लेना देना है। कारण यह है कि 742 नई प्रजातियों की खोज जब हुई है, जब पूरा का पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन और जैव विविधता की कमी जैसे संकटों से जूझ रहा है, और उसके मध्य में ऐसी किसी पॉजिटिव न्यूज का आना इस बात का सूचक है कि सर वास्तविकता में कांगो बेसिन क्षेत्र को संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार का संरक्षण ना ही कांगो बेसिन को दिया गया है और ना ही अमेजन घाटी वाले क्षेत्र को प्रदान किया गया है। कारण यह है ये बायोडायवर्सिटी से बहुत ही ज्यादा संपन्न है और ऐसा प्रायः माना जाता है कि चूंकि अभी तक मानव की पहुंच यहां पर नहीं हो पाई है और इसीलिए इसको संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये जो WWF है अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसने बताया है कि ये जो कांगो बेसिन है यह अद्वितीय और लुप्त प्राय जैव विविधता की रक्षा के लिए यहां पर कार्रवाई का आह्वान किया जाना चाहिए, अर्थात इनको संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि विश्व में वे प्रजातियां जो कि वर्तमान में मानव के परिदृश्य से अर्थात मानव की नजरों से लुप्त प्राय हैं, ये प्रजातियां कौन सी हैं? तो बेसिकली यदि आप इस डेटा को देखेंगे तो कई ऐसी आकशेरुकीय जीव हैं, कई ऐसी मछलियां हैं जैसे कि लाइक कैटफिश, और कई ऐसे उभयचरी जीव हैं जिनको खुले एनवायरनमेंट में अर्थात उस पर्यावरण में या फिर उन स्थानों पर जहां पर मानव की पहुंच है वहां लगभग लुप्त प्राय के लगभग मान लिया गया है। परंतु इनमें से कुछ प्रजातियों का यहां पर मिल जाना एक प्रकार का शुभ संकेतक है, और कुछ ऐसी प्रजातियों का मिल जाना इन 742 में जो अभी तक मानव ने देखी ही नहीं है, इनका मिलना एक शुभ सूचक माना जा रहा है। इसीलिए बताया है इन्होंने कि कांगो बेसिन को भले ही वर्तमान में संरक्षण की आवश्यकता ना हो, परंतु ये जो प्रक्रिया है ये बनी रहे और अभी यहां पर जो बायोडायवर्सिटी मौजूद है वो संरक्षित रहे। इसके लिए हमको कांगो बेसिन के संरक्षण के लिए और इसके उचित मैनेजमेंट के लिए कदम उठाने चाहिए, जिसको विभिन्न देशों ने स्वीकारा भी है कि भाई बेसिकली उन क्षेत्रों ने जहां पर ये कांगो बेसिन वाला एरिया फैला हुआ है वहां की क्षेत्रीय सरकारों ने यह बोला है कि 2030 तक हम अपनी भूमि के लगभग 30% हिस्से को किसी न किसी रूप में संरक्षित करेंगे ताकि हम कांगो बेसिन को नष्ट ना करें, और जिसके कारण ये जो कांगो बेसिन पर पाई जाने वाली बायोडायवर्सिटी है इसको संरक्षित किया जा सके। अब आने वाले समय में बहुत ही जल्द ये हो जाएगा भाई कि यह जो डिक्लेरेशन दिया गया है क्षेत्रीय सरकारों के द्वारा, इस पर क्रियान्वयन के लिए कोई एक नया कानून ला सकती है अफ्रीकन गवर्नमेंट। अब जरा इस पॉइंट में हम वो समझते हैं कि भाई बार बार मैंने एक वर्ड यूज किया WWF और कांगो बेसिन क्षेत्र। तो कांगो बेसिन वही एरिया है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के इस क्षेत्र में अर्थात जहां पर आपको कांगो नदी तंत्र देखने के लिए मिलेगा वहां पर मौजूद दिखाई देगा। और यदि इन क्षेत्रों की हम बात करें तो यहां पर मेन देशवार तरीके से यदि हम बात करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंट्रीज यदि हम बात करें तो कैमरून वाले क्षेत्र में लगभग 238 प्रजातियों की खोज की गई है। मध्य अमेरिका में आप देखेंगे कि लगभग 25 प्रजातियों की खोज यहां पर की गई है। मध्य अमेरिका मतलब कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य में, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ जो कांगो रिपब्लिक वाला क्षेत्र है वहां पर 259 प्रजातियों की खोज की गई है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और साथ में इक्वेटोरियल गिनी में लगभग 69, गैबोन में 262 और कांगो में लगभग 65 नई प्रजातियों की खोज की गई है।
अब यदि इस डेटा को आप जोड़ेंगे तो शायद आप कमेंट कर दें नीचे कि सर ये तो 900 के समथिंग आ रहा है, आपने बोला कि 742 स्पीसीज को खोजा गया है, तो भाई कई स्पीसीज इसमें कॉमन है। जैसे कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्पीसी खोजी गई है, वही स्पीसी आपको कांगो गणराज्य में भी देखने के लिए मिलेगी, परंतु कंट्री वाइज इनको अलग अलग काउंट किया गया है कि कांगो की अलग है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की अलग है। हो सकता है कि वही एक स्पीसी गैबोन में भी मिल रही हो, परंतु जब आप कंट्री वाइज बात करते हैं तो इनको आपको अलग अलग काउंट करना होगा, क्योंकि गैबोन भी बोलेगा कि यह प्रजाति मेरे यहां भी मिली है, कांगो रिपब्लिक भी बोलेगा कि यह प्रजाति मेरे यहां मिली है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भी उसको अपने में काउंट करेगा। तो इसीलिए यह डेटा 900 आ रहा है, परंतु याद रखिएगा कि एक्चुअली मोर और लेस हम देखें तो 742 नई स्पीसीज को यहां पर खोजा गया है। अब ये जिस कांगो बेसिन की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से अमेजन घाटी क्षेत्र को आप वर्ल्ड का सबसे सघन सदाबहार वन नाम देते हैं, तो ये वर्ल्ड का सेकंड सबसे लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा सदाबहार वनों में गिना जाता है। ट्री कैनोपी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है इनकी, और साथ में याद रखना कि सदाबहार वनों की कैटेगरी में देखा जाए तो अमेजन वन भले ही ज्यादा सबसे अधिक बड़े हैं, परंतु यदि कार्बन सिंक के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा कार्बन सिंक निकल के आते हैं वर्ल्ड के। 6 देशों में ये फैला हुआ है। ये 6 देश कौन से हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। और साथ में ये मेन क्षेत्र जाना जाता है अपने हाथियों और गोरिल्ला के लिए। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि वर्तमान में यदि आप हाथियों की स्थिति को देखेंगे और गोरिल्ला की स्थिति को देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा दयनीय है। इवन IUCN स्टेटस के अकॉर्डिंगली इनको कई स्थानों पर एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, और ये प्रजातियां यहां पर स्वतंत्र अवस्था में निवास करती हैं। इवन इनका जो निवास स्थान है ये काफी सुरक्षित भी माना जाता है। हाँ, नो डाउट कि कांगो बेसिन के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इनको भी खतरा है, परंतु वर्तमान में यदि सबसे ज्यादा सुरक्षित कोई स्थान है अन्य विश्व की अपेक्षा तो ये कांगो बेसिन है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एक जनजाति भी मिलेगी और इस जनजाति को नाम दिया जाता है पिग्मी ट्राइब या फिर पिग्मी जनजाति। ये वर्ल्ड की शॉर्टेस्ट ट्राइब्स में गिनी जाती है, ठीक है। और इनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो कांगो बेसिन वाला पूरा एरिया है, जिसमें से मेनली ये कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दोनों ही क्षेत्रों में निवास करती है। और इनका जो मेन आवास होता है ये होते हैं ट्री हाउसेस, और छोटे मोटे जो स्पीसी होते हैं, छोटी मोटी जो प्रजातियां होती हैं, उनका शिकार करके ये अपना भोजन प्राप्त करती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भाई ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। यदि ये पूरी PDF आपको डाउनलोड करनी हो तो इस QR कोड को स्कैन करके आप यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी दिस सोशल मीडिया हैंडल्स, यानी कि यहाँ फेसबुक में और इंस्टाग्राम में आप मुझसे कनेक्ट होकर अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उनको क्लियर कर सकूं। ये वही पिग्मी ट्राइब है जो कि यहां पर रहती है। बेसिकली वर्ल्ड के ये कई स्थानों पर दिखाई देती है, उनमें से एक अफ्रीका है, और यहां की जो पिग्मी ट्राइब है ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी होती है। इसके अलावा यदि आप 2025 के UPSC एस्पिरेंट हैं, 2026 के हैं या फिर 2027 के UPSC एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सेपरेट बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। जैसे कि SIP प्रोग्राम 2025 के स्टूडेंट के लिए है, P2I बैचेस ये 2026 के स्टूडेंट के लिए है, और P2I फाउंडेशन बैचेस ये 2027 के स्टूडेंट के लिए है। इनमें से किसी भी बैच के साथ आपको एनरोल करना है, इनमें ज्वाइन होना है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर AKB लाइक कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट और तमाम प्रकार की अन्य सुविधाओं के साथ इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। यदि SIP की बात करें तो 10 दिसंबर से इसमें क्लासेस प्रारंभ होंगी शाम को 5 बजे से। तो यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर क्लिक करके डायरेक्ट ही एनरोल कर सकते हैं। PDF यहां से डाउनलोड करना है तो इस टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइएगा। देखिएगा कि अब यह जो कार्य कर रही है बेसिकली इसका नाम है WWF अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका भाई ये लोगो अच्छे से देख लेना, इस लोगों के पीछे की भी एक कहानी है। यहां पर जो ब्लैक एंड व्हाइट पांडा है, एक टाइम पर ये खतरे की कैटेगरी में माना जाता था। समय अनुसार हुआ ये कि ये ब्लैक एंड व्हाइट पांडा पर आज चाइना का अधिकार है, यानी कि यदि वर्ल्ड में आपको कहीं पर भी ब्लैक एंड व्हाइट पांडा दिखाई देता है तो वो चाइना के अंडर में आएगा, ऐसा कहा जाता है। यानी कि चाइना ने इसका पेटेंट ले रखा है। अब ये वर्ल्ड वाइड फंड
देखें जरा कि एक गैर सरकारी संगठन है और इसीलिए यहां पर डोनेट और अडॉप्ट के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहेंगे इसके ऑफिशियल पेज पर, है ना। लगभग 200 से अधिक देशों में ये काम कर रहा है और लगभग 5 मिलियन से अधिक समर्थक इसके संपूर्ण विश्व में है। चूंकि ये एक गैर सरकारी संगठन है और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, तो इसको बहुत सारे देश हेल्प भी करते हैं। जो मिलीनियर्स बिलीनियर्स होते हैं वो गुप्त रूप से यहां पर दान करते हैं। यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि इतना पैसा कमाकर क्या करोगे भाई, ये करेंगे हम, यानी कि इनडायरेक्टली आप प्रकृति को कितना सपोर्ट कर सकते हैं जरा सोचें। और इसी का पुराना नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, याद रखें कि ये स्विस आधारित एक संस्था है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। स्विस आधारित का मतलब ये है कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये ग्लैड स्विट्जरलैंड में हमें देखने के लिए मिलता है। जंगल और पर्यावरण पर मानव प्रभावों को कम करना इसका एक मेन उद्देश्य माना जाता है कि भाई प्रकृति को जिस प्रकार से यह मानव नुकसान पहुंचा रहा है इसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है और किस प्रकार से बायोडायवर्सिटी और एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है, ये इसका मेन उद्देश्य है। और दुनिया का ये सबसे बड़ा संरक्षण संगठन भी माना जाता है। वर्ल्ड में यदि वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 3000 से अधिक प्रोजेक्ट इसके चल रहे हैं जो कि पर्यावरण के संरक्षण और इसके संवर्धन के लिए है। 1995 से लगभग 12,000 से अधिक संरक्षण पहलों के लिए इसने $1 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है। 1998 से इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना प्रारंभ किया है और इसका नाम था लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। प्रत्येक 2 वर्ष में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है और बेसिकली ये 6 पहलुओं पर कार्य करता है। ये 6 पहलू होते हैं कि भाई भोजन की उपलब्धता किसी क्षेत्र में कितनी है, क्या वो खतरे में है, किसी क्षेत्र की जलवायु कितनी अच्छी है या फिर इसको किस हद तक खतरा है, जो मीठे पानी के स्रोत होते हैं, वन्य जीव और साथ में जो फॉरेस्ट एरिया है और इसके अलावा जो महासागरीय पारितंत्र है उसके संबंध में यह कार्य करता है। यानी कि यहां पर ये पूरा कंटेक्स्ट जो भी यूपीएससी के अकॉर्डिंगली करंट अफेयर के अकॉर्डिंगली बेसिकली इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहां पर कवर अप कराने का प्रयास किया। इस पूरे कंटेक्स्ट को आप एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हैं और जब भी आप एनवायरमेंट इकोलॉजी में बायोडायवर्सिटी का अध्ययन करें तो वहां पर करंट सिनेरियो के हिसाब से इसका भी अध्ययन आप कर सकते हैं। यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट बात थी मैंने कवर अप करने का प्रयास किया और आने वाले समय में यदि ऐसी और कोई नई अपडेट आती है तो मैं उसको आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर दे सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।